हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 15 से लेकर के 21 दिसंबर तक करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी लीग का पहला संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो पहली बार अंडर 21 महिला हॉकी लीग शुरू हुई है तो इसका पहला संस्करण कहाँ पर हाल ही में आयोजित किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है वहीं पर ये आयोजित किया गया और इसका शुभारंभ किया था भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो हाल ही में इसका आयोजन हो गया है। अब इसको जीता किसने है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसको जीता है इंडिया जूनियर्स टीम ने। इंडिया जूनियर्स टीम ने इसको पहले संस्करण को जीत लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में निर्मित कोवोवैक्स नाम की वैक्सीन को आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। आपको ये बताना है ये जो कोवोवैक्स नाम की वैक्सीन है इसको भारत के अंदर कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो वैसे तो इस कोवोवैक्स नाम की वैक्सीन को एक अमेरिकन कंपनी ने डेवलप किया है जिसका नाम है नोवावैक्स। तो अमेरिका की नोवावैक्स नाम की कंपनी ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है जबकि भारत के अंदर इसको ब्रांड नेम दिया गया है कोवोवैक्स। तो इसी को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। ये बच्चों के लिए भारत में निर्मित की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि भारत के पुणे शहर में बेस्ड है इसी के द्वारा कोवोवैक्स नाम की वैक्सीन को भारत में मैन्युफैक्चर किया गया है जिसको WHO ने आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक और वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था जो कि है कोविशील्ड। तो इसके बारे में भी याद रखिए। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 8 से लेकर के 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह आयोजित किया गया। तो ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी को सेव करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल एक सप्ताह तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है। इसको विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी इसी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस समय भारत के विद्युत मंत्री हैं RK सिंह। टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना है। तो अमेरिका की टाइम पत्रिका के द्वारा इस साल के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है एलॉन मस्क को जो कि इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये इस समय टेस्ला और SpaceX इन दोनों कंपनियों के CEO हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा इस साल जो टेस्ला कंपनी है इसके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे जिसके चलते एलॉन मस्क ये जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। तो इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क इस साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे जिसके चलते इनको अमेरिका की टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि टाइम पत्रिका के द्वारा अमेरिका की किस प्रसिद्ध जिम्नास्ट को एथलीट ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है। तो टाइम पत्रिका के द्वारा ही साल की सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स जो है ये अमेरिका की एक मशहूर जिम्नास्ट है और आज तक इन्होंने ओलंपिक के अंदर 7 बार मेडल जीते हैं जिनमें से 4 बार गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। तो अमेरिका की मशहूर जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर तो आपको बताना है एलॉन मस्क और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर तो आंसर हो जाएगा सिमोन बाइल्स। केंद्र सरकार ने इनमें से किस राज्य के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो जैतापुर है महाराष्ट्र के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो महाराष्ट्र के अंदर ये जो जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा इसके अंदर टोटल 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे और इनमें से हर एक रिएक्टर की क्षमता होगी 1650 मेगावाट। तो इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर 6 यूनिट्स बनेंगी तो इस तरीके से टोटल जैतापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा इसकी टोटल क्षमता होगी 9900 मेगावाट यानी कि
9.9 गीगावाट, और इस तरीके से ये टोटल क्षमता के मामले में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। तो इसी को स्थापित करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो होती है, इसके अंदर भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं, और उनमें से जो सबसे सीनियर होता है उसी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो क्योंकि अभी के समय जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनमें सबसे सीनियर हैं भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, तो इसीलिए इनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बताया कि हाल ही में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में, तो उसी के बाद ये पद खाली हो गया था और अब चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को। कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य के अंदर टोटल रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या सबसे ज्यादा है। तो हाल ही में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यानी कि नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी थी कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से भारत के अंदर टोटल रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या है 8,70,141, जिनमें से सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 2.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तीसरे पर है कर्नाटक, चौथे पर है बिहार और पांचवें पर है महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा टोटल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस शहर की विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है? तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का मतलब ये होता है कि जिसका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल एक्सेट्रा। तो हाल ही में कोलकाता की विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोलकाता। और अब इस तरीके से भारत के अंदर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की संख्या हो गई है 14। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 18 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद, क्योंकि ये 594 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं आपको बता दूं कि अभी के समय यूपी का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही किया था, यानी कि नवंबर महीने में। तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये 341 किलोमीटर लंबा है और ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक जाता है। वहीं ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा इसकी लंबाई होगी 594 किलोमीटर और ये मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक जाएगा, यानी कि ये एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। तो अभी के समय तो यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लेकिन अब नया बनने जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई होगी 594 किलोमीटर। इसी की आधारशिला हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्होंने इसकी आधारशिला कहाँ से रखी है? तो इसकी इन्होंने आधारशिला रखी है शाहजहांपुर से। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा ये 594 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। हालांकि बाद में इसको 8 लेन का भी बनाया जा सकता है। इसको बनाने में जो लागत आएगी ये है लगभग 36,200 करोड़ रुपए। ये मेरठ से शुरू होगा और प्रयागराज तक जाएगा, यानी कि यह टोटल उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। यहाँ पर आप इनके नाम भी देख सकते हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, फिर उसके बाद बदायूं, शाहजहांपुर से इन्होंने उद्घाटन भी किया है, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और फिर फाइनली प्रयागराज में ये जाएगा। एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि शाहजहांपुर जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, यहीं पर 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जहाँ पर वायुसेना के जो विमान हैं उनको इमरजेंसी के दौरान लैंड और टेक ऑफ करवाया जा सकेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच बना लिया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आईपीएल टीम है जिन्होंने अपना मुख्य कोच बनाया है एंडी फ्लावर को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ आईपीएल टीम।
आप जानते हैं कि साल 2022 के लिए 2 नई आईपीएल टीमें बनाई गई हैं। एक तो है लखनऊ आईपीएल टीम और दूसरी है अहमदाबाद आईपीएल टीम। तो उनमें से लखनऊ आईपीएल टीम जिसके मालिक हैं आरपीएसजी ग्रुप, तो इन्होंने अपना कोच बनाया है एंडी फ्लावर को, जो कि जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान है। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी क्रिकेट के बारे में ही है। यहाँ पर आपको बताना है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के लिए कौन सी टीम किसे भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। यानी कि आपको बताना है कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो भारतीय टीम जाएगी उसका कप्तान कौन होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 होने वाला है, इसका आयोजन जनवरी और फरवरी महीने के अंदर किया जाएगा और इसको इस बार होस्ट कर रहा है वेस्ट इंडीज की टीम। वेस्ट इंडीज की टीम इसको होस्ट कर रही है। साथ ही इसमें जो भारतीय टीम जाएगी उसकी अनाउंसमेंट हाल ही में कर दी गई है और इसमें जो कप्तान होंगे ये हैं यश दुल। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसको चुना गया है। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हर महीने जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि पुरुषों में प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है फॉर नवंबर 2021। तो नवंबर के लिए चुना गया है डेविड वार्नर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नवंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की अनाउंसमेंट की है। तो महिलाओं में विजेता हैं हेली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलती हैं। वहीं पुरुषों में चुने गए हैं डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। तो इन दोनों विजेताओं के नाम याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा बुक्सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये हाल ही में खबरों में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हाल ही में एक रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर कैप्चर की गई है। ये अनोखी बात इसलिए है क्योंकि पिछले 23 सालों में यहाँ पर कोई भी बाघ नहीं देखा गया था। तो साल 1998 में आखिरी बार यहाँ पर एक बाघ की तस्वीर कैप्चर की गई थी और पिछले 23 सालों के बाद अब साल 2021 में किसी बाघ की तस्वीर कैप्चर की गई है। और इसी कारण से अगर आपने पिछली रिपोर्ट्स देखी हो जो कि भारत में टाइगर एस्टिमेशन पर जारी होती थी, तो उसमें बताया जाता था कि बुक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर कोई भी टाइगर मौजूद नहीं है। तो वैसे तो ये बाघ संरक्षण रिजर्व जो है ये बाघों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं देखा गया था। तो इसीलिए यहाँ पर हाल ही में एक टाइगर की तस्वीर कैप्चर होना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल के जिस जिले में है उसका नाम है अलीपुरद्वार जिला। ये भी आपको ध्यान रखना है, अलीपुरद्वार जिले में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। भारत को कितने वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इसका मुख्यालय है ब्रिटेन की राजधानी लंदन में और इसकी जो काउंसिल होती है इसमें टोटल 40 मेंबर्स होते हैं, जिसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की कामों की निगरानी करना। तो इस काउंसिल के अंदर टोटल 40 सदस्य होते हैं और हर एक सदस्य का कार्यकाल 2 सालों का होता है। तो इसीलिए हाल ही में भारत को 2 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में एक सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारत को कौन से 2 सालों के लिए चुना गया है, 2022 और 2023। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है। तो एशियाई विकास बैंक के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होने वाली है 9.7% और आपको पता होगा कि आरबीआई के हिसाब से है 9.5%। तो आरबीआई से ये 0.2% ज़्यादा है। एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में और इसके इस समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा, जो कि जापान के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडीबी के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में एडीबी ने असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 112 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। यानी कि असम के अंदर यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग के लिए जो असम स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी उसको स्थापित करने के लिए 112 मिलियन डॉलर का ऋण देगा एडीबी। हाल ही में किस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है।
तो भारत का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो इन्होंने ही हाल ही में एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है और ये हेल्पलाइन नंबर है 14566। ये बेसिकली भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। तो इस हेल्पलाइन नंबर को याद रखिएगा 14566। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के 50 साल पूरे होने पर किसने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 13 दिन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, जिसको भारतीय डाक विभाग ने तैयार किया है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसको जारी किसने किया है, तो इसको जारी किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इस डाक टिकट को देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में 50 साल के स्वर्णिम वर्ष का लोगो यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही में यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 से लेकर के 2021, यानी कि इसको 50 साल पूरे हुए हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया है। आपको बताना है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो अग्नि पी जो मिसाइल है, ये बेसिकली अग्नि 1 मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसी को हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के अंदर जो वहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, जिसको पहले व्हीलर द्वीप बोला जाता था, वहीं से इसका सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो अग्नि पी जो मिसाइल है, ये अधिकतम 2000 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को भेद कर सकती है। तो अग्नि पी मिसाइल की मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए अगला सवाल पूछा गया है, हाल ही में डीआरडीओ ने एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है सैंट मिसाइल, और ये स्वदेशी रूप से विकसित की गई है भारत के डीआरडीओ के द्वारा। आपको बताना है कि सैंट का फुल फॉर्म क्या है। तो सैंट का फुल फॉर्म होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि ये टैंक को ध्वस्त करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली भारत के अंदर जो हेलिना मिसाइल है, यानी कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल, उसी का ये उन्नत संस्करण है। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। इसको हाल ही में जो पोखरण रेंज है, वहां से इसका परीक्षण किया गया है। हाल ही में कैबिनेट ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी के समय भारत के अंदर पुरुषों के विवाह के लिए जो न्यूनतम एज है वो है 21 साल, जबकि गर्ल्स के लिए विवाह करने के लिए जो न्यूनतम एज है वो है 18 साल। तो इन दोनों में ही एकरूपता लाने के लिए ताकि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अवसर मिल सके, तो इसी के लिए अभी इन दोनों को 21 साल ही किया जाएगा। यानी कि गर्ल्स की जो न्यूनतम एज है मैरिज करने की, उसको 18 साल से बढ़ा करके 21 साल किया जाएगा। हाल ही में कैबिनेट ने इसी के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 वर्ष। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2022 में महिलाओं की अंडर 18 और अंडर 19 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, ये दक्षिण एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके बीच में फुटबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है। तो इसके द्वारा 2022 के अंदर महिलाओं की जो अंडर 18 और अंडर 19 चैंपियनशिप होगी, इन दोनों को होस्ट करेगा भारत। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये दोनों ही पोस्टर जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया है कि 2022 के अंदर ये जो दोनों टूर्नामेंट होंगे, इनको भारत ही होस्ट करेगा। अंडर 18 चैंपियनशिप के अंदर ये 5 कंट्रीज हिस्सा लेंगे, जबकि अंडर 19 के अंदर इसमें मालदीव को भी शामिल किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए 4.5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है? यानी कि जो वर्किंग वीक होता है उसको 4.5 डे का रखा जाएगा। कौन से देश के अंदर? ये कंट्री है यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि इन 4 दिनों तक तो जो कर्मचारी हैं उनको फुल डे काम करना होगा, जबकि शुक्रवार के दिन जो कर्मचारी हैं उनको सिर्फ आधे दिनों तक ही काम करना होगा। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर 4.5 डे का वर्किंग वीक स्थापित किया जाएगा। यह कंट्री है यूएई। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? यानी कि हेल्थ सिक्योरिटी किस देश की कितने बेहतर है, उसके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। इसको जारी किया है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी,
इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिल करके इस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। तो इसमें अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 कंट्री है अमेरिका, जबकि इसमें भारत का स्थान है 66वां। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं आपको बता दो इसमें सबसे आखिर में यानी कि 195 नंबर पर जो कंट्री है वो है सोमालिया, यानी कि सोमालिया के अंदर जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो सबसे कम है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भूटान। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। जिस तरीके से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, उसी तरीके से भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। तो भूटान के जो नरेश हैं खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी को और भी कई सारे कंट्रीज ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं, जैसे कि साल 2016 में सऊदी अरब ने दिया था ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। फिर 2016 के अंदर ही अफगानिस्तान ने भी दिया था स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान। फिर इसके बाद साल 2018 में पैलेस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्तीन। फिर इसके बाद साल 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद यूएई के द्वारा। फिर 2019 के अंदर ही रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। फिर उसके बाद साल 2019 में मालदीव ने रूल ऑफ इजुद्दीन। फिर 2019 के अंदर ही बहरीन ने दिया था किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस। फिर उसके बाद साल 2021 में अभी ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो दिया है भूटान की सरकार ने। तो ये सभी तो नागरिक सम्मान है। इनके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी को और भी कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। तो ये 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था। 2018 में ही सियोल पीस प्राइज दिया था साउथ कोरिया ने, और साल 2019 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड भी पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो इन सभी अवार्ड्स के बारे में भी याद रखिए। 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन सी बन गई है? यानी कि इस गवर्नमेंट के द्वारा पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, सारा काम यहाँ पर डिजिटल होता है। ये कौन से सरकार है? ये है यूएई के अंदर जो दुबई की अमीराती सरकार है, ये दुनिया की पहली सरकार बन गई है जो कि 100% पेपरलेस हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर टोटल 7 एमिरेट्स हैं, और उन सभी एमिरेट्स के जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है एमीर। तो यूएई के अंदर जो 7 एमिरेट्स हैं उनमें से एक दुबई भी है। तो यहाँ की जो सरकार है ये पूरी तरीके से 100% पेपरलेस हो गई है। प्रतिवर्ष भारत के अंदर 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर 1971 को ये आप जानते हैं वो दिन है जब पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसी को भारत के द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर हाल ही में दिसंबर के 3rd वीक के अंदर ये सारे डेज मनाए गए हैं, जैसे कि 16 दिसंबर को विजय दिवस, फिर इसके बाद 18 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक तो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, भारत के अंदर माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा के लिए ये दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद 18 दिसंबर को ही प्रवासी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिसकी इस बार थीम रखी गई है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। फिर इसके बाद अरबी भाषा दिवस भी मनाया जाता है 18 दिसंबर के ही दिन। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से एक है अरबी भाषा। तो अरबी भाषा के लिए जो दिवस होता है ये 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। फिर 19 दिसंबर को मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस। भारत तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन गोवा में यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन काफ़ी लंबे समय तक था। 1961 में यहाँ से पुर्तगालियों का शासन समाप्त करके भारतीय शासन स्थापित किया गया था। तो इसके लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके जरिए यहाँ पर पुर्तगालियों को खदेड़ दिया गया और गोवा यहाँ पर मुक्त हो गया। तो इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। फिर 20 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन सॉलिडेरिटी। तो ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सामान्य वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में सामान्य वर्ग यानी कि
इस राज्य के अंदर जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष आयोग बनाया है जिसका नाम है सामान्य वर्ग आयोग। हालांकि इसके लिए अभी यहाँ की विधानसभा से बिल पारित करना होगा जो कि अगले बजट सेशन में पारित किया जाएगा। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर सामान्य वर्ग की शिकायतों के लिए एक नया आयोग बनाया गया है, सामान्य वर्ग आयोग। हिमाचल प्रदेश के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हाल ही में आपको पता होगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एक अर्बन SDG इंडेक्स जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा और उसके हिसाब से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है ये नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इस कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कितने मेडल जीते हैं ये जानने से पहले आपको बता दूं कि ये जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन हाल ही में 7 से लेकर के 17 दिसंबर के बीच में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया और इसी के साथ में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन साथ साथ किया गया। ठीक है, तो अगर आपसे वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप पूछें या फिर कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप पूछें, दोनों का आयोजन एक ही जगह पर एक ही साथ में किया गया है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और दोस्तों आप जानते हैं कि साल 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा ब्रिटेन के बर्मिंघम में। तो ये जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है ये 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था, यानी कि यहाँ पर जो भी गोल्ड मेडल जीतता वो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लेता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं, लेकिन इनमें से 4 ही गोल्ड मेडल हैं, यानी कि यहाँ से सिर्फ 4 ही खिलाड़ियों ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वेटलिफ्टिंग के अंदर क्वालिफाई किया है। तो इस टूर्नामेंट में भारत को जो 16 मेडल मिले हैं इनमें से 4 हैं गोल्ड मेडल, 7 है सिल्वर मेडल और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो इनमें से जो 4 गोल्ड मेडलिस्ट हैं यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं, इन्होंने ही 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। जेरेमी लाल डेरुंगा जो कि 67 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, अचिंत्य सेवली जो कि 73 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं, अजय सिंह जो कि 81 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं और इसमें सिर्फ एक ही महिला ने गोल्ड मेडल जीता है और ये है पूर्णिमा पांडे। पूर्णिमा पांडे ने +87 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने इस चैंपियनशिप के अंदर कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, सो आंसर होगा 4 गोल्ड मेडल। अब ऐसे ही यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई? तो दोनों में से कोई भी पूछे, दोनों चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर तो भारत ने 16 मेडल जीते हैं जिनमें से 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं, लेकिन ये जो वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है इसमें भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता है। दोनों चैंपियनशिप के अंदर पुरुषों में इन सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और महिलाओं में इन सभी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर इनमें से किसी भी खिलाड़ी ने कोई भी मेडल नहीं जीता है। वहीं एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एस विंध्या रानी देवी जो कि महिलाओं में यहाँ पर आप इनका नाम देख सकते हैं, एस विंध्या रानी देवी जो है जो कि 55 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं, इन्होंने क्लीन एंड जर्क कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। बेसिकली वेटलिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन के अंतर्गत 2 तरीके से भार को उठाना पड़ता है, एक तो स्नैच कैटेगरी होती है और दूसरी होती है क्लीन एंड जर्क, और बाद में फिर दोनों का टोटल किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा वेट उठाया होता है उसको मिलता है गोल्ड मेडल, फिर इसी तरीके से जो दूसरे नंबर पर आता है उसको मिलता है सिल्वर और तीसरे नंबर वाले को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल वेट के आधार पर तो किसी भी खिलाड़ी को भारत के यहाँ पर कोई भी मेडल नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ अगर हम क्लीन एंड जर्क कैटेगरी की बात करें तो इसमें 55 किलोग्राम भार वर्ग में सबसे ज़्यादा वेट इन्होंने उठाया था एस विंध्या रानी देवी। तो इसके चलते इनको क्लीन एयर जर्क का गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन ओवरऑल इनको कोई मेडल नहीं मिला। तो एस विंध्या रानी देवी के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि इस बार की विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर ये भारत की एकमात्र सक्सेस थी। 9 से लेकर के 14 दिसंबर तक भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित किया गया? तो भारत के अंदर पानी के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन हर साल होता है जिसको बोलते हैं भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, यानी कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। और इसका इस बार जो संस्करण था ये था 6ठा संस्करण।
सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है और श्री गंगा दोनों के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर के अंदर देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के जिस शहर में हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फेयर आयोजित किया गया है ये है ग्वालियर। तो ग्वालियर के अंदर भारत का पहला ड्रोन मेला हाल ही में आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन 20 से भी ज़्यादा कंपनियों ने यहाँ पर अपने ड्रोन प्रदर्शित किए। इसको ऑर्गेनाइज किया था भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार और फिक्की, इन तीनों ने मिल करके इसका आयोजन किया था। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है इंदौर, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है भोपाल, चौथा है जबलपुर और पांचवा है सतना। तो इन 5 शहरों के अंदर यहाँ पर ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। निम्न में से किस भारतीय पैरा शूटर ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में क्या हुआ है, 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई है। आपको यह बताना है कि इसमें बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार किसको दिया गया। तो इस बार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार दिया गया है भारत की अवनी लेखरा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा इस कैटेगरी के अंदर यानी कि बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए 3 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन विजेता बनी है भारत की अवनी लेखरा, जो कि भारत की एक मशहूर पैरा शूटर हैं और इन्होंने आपको पता होगा इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर 2 मेडल जीते, एक तो गोल्ड और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। और इस तरीके से ये पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। तो आपको पता होगा इसीलिए इनको इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं एक संस्था है जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा भी हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए हैं। साल 2021 में जिनका प्रदर्शन बेस्ट रहा है उनको ये पुरस्कार दिए गए। तो इस बार का जो प्रतिष्ठित SJFI मेडल है यह दिया गया है सुनील गावस्कर को, भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर को। फिर इस बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है नीरज चोपड़ा को, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर है यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इस बार के ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है मीराबाई चानू को, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। फिर ऐसे ही टीम ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है इंडियन मेंस हॉकी टीम को, क्योंकि भारतीयों की जो पुरुष हॉकी टीम है इसने इस बार 41 सालों के बाद में ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर। 14 से लेकर के 16 दिसंबर को वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। आपको बताना है इसका विषय क्या था। तो हाल ही में जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के नीचे लिखा हुआ है कार्नेगी इंडिया। तो बेसिकली ये जो सम्मेलन होता है ये कार्नेगी इंडिया और भारत के विदेश मंत्रालय इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। तो हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है इसका 6ठा संस्करण था और इसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल मीट्स लोकल, ग्लोबल मीट्स लोकल। और इसमें प्रौद्योगिकी पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के स्पीकर्स ने हिस्सा लिया। इसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनको भी यहाँ पर एक स्पीकर के रूप में इन्वाइट किया गया था। 14 से लेकर के 16 दिसंबर तक प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया गया। तो भारत के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसमें देश भर के तमाम किसानों ने हिस्सा लिया और इसमें बेसिकली किसानों को प्राकृतिक खेती करने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया। इस सम्मेलन के आखिर में यानी कि 16 दिसंबर के दिन PM नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को संबोधित किया। प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग जो होती है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग होती है। प्राकृतिक खेती के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी खाद यहाँ पर नहीं डाला जाता है खेत में, तो ये आपको याद रखना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है इसको साल 2020 के अंदर कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू किया गया था। बेसिकली जो कंपनियां हैं उनको नए लोगों को अपनी कंपनी में रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके तहत जो लाभार्थियों की संख्या है उस मामले में नंबर 1 राज्य बना है भारत का महाराष्ट्र। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आए भयंकर तूफान राय ने इनमें से कौन से देश को प्रभावित किया है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिलीपींस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में फिलीपींस के अंदर टाइफून ओडेटे आया था जिसको टाइफून राय बोला जा रहा है और इसके कारण फिलीपींस के अंदर लगभग 400 लोगों की डेथ हो गई है। तो टाइफून राय ने जिस कंट्री को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है ये कंट्री है फिलीपींस। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कौन से साल में की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि वर्ष 2015। तो साल 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY की शुरुआत की गई थी। और ये हाल ही में खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको 2021 से लेकर के 2026 यानी कि इन 5 सालों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। और इन 5 सालों के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर 93,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लगभग 93,000 करोड़ रुपए इस योजना के ऊपर खर्च किए जाएंगे। इस योजना के जरिए जो राज्य सरकारें हैं उनको सिंचाई परियोजनाओं में उनकी हेल्प की जाती है। साथ ही इसका मेन मकसद है कि हर एक खेत तक कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करना। इनमें से किस राज्य की सरकार ने सेमेन्यू, न्यूजीलैंड और सुमिकैडिमा नामक 3 नए जिलों का निर्माण किया है? तो इनमें से नागालैंड राज्य के अंदर हाल ही में 3 नए जिले बनाए गए हैं। अभी तक नागालैंड के अंदर टोटल जिलों की संख्या थी 12 और अब ये 3 नए जिले बनने से नागालैंड के अंदर टोटल जिलों की संख्या हो गई है 15। तो ये 3 नए जिले कौन कौन से हैं? एक तो है सेमेन्यू, फिर है न्यूजीलैंड और तीसरा है चुमुकैडिमा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यहाँ पर है नागालैंड और इसी का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैप दिखाया गया है जिसमें अभी तक 12 जिले थे। तो इनमें से यहाँ पर कोहिमा जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें से एक जिला काटकर बनाया गया है जिसका नाम है सेमिन्यू। वहीं दीमापुर जो जिला है इनमें से 2 जिलों को काटकर बनाया गया है जिनका नाम है न्यूजीलैंड और चुमुकैडिमा। तो इस तरीके से अब नागालैंड राज्य के अंदर टोटल जिलों की संख्या हो गई है 15। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नेफियो रियो। साथ ही यहाँ के इस समय राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर आयोजित किए गए अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और इसमें देश के सभी राज्यों के जो मेयर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। तो आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। BWF विश्व चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बैडमिंटन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसके द्वारा हाल ही में बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इस टूर्नामेंट के अंदर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं किदम्बी श्रीकांत। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। और क्योंकि ये पुरुष एकल के अंदर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं इसका मतलब ये है कि आज तक बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जो मेन सिंगल्स का टूर्नामेंट होता है उसमें किसी भी खिलाड़ी ने फाइनल में एंटर ही नहीं किया था। तो किदम्बी श्रीकांत जो है ये इस बार फाइनल में एंटर करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने और इन्होंने रजत पदक जीत लिया क्योंकि ये जो लोह की न्यू है सिंगापुर के उनसे ये हार गए थे। तो सिंगापुर के लोह की न्यू ने पुरुष एकल का जीता है स्वर्ण पदक, वहीं भारत के किदम्बी श्रीकांत ने जीता है रजत पदक। इसके अलावा भारत को एक और मेडल मिला है कांस्य पदक जो कि लक्ष्य सेन ने जीता है क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर किदम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन का आपस में मुकाबला हुआ था और यहाँ पर लक्ष्य सेन हार गए जिसके चलते इनको मिला कांस्य पदक। फिर किदम्बी श्रीकांत फाइनल में चले गए और फाइनल में ये सिंगापुर के लोह की न्यू से हार गए जिसके चलते इनको मिला रजत पदक। तो इस तरीके से भारत को यहाँ पर पुरुष एकल के अंदर 2-2 मेडल मिले हैं। वहीं महिला एकल की अगर हम बात करें तो महिला एकल में PV सिंधु जो है वो क्वार्टर फाइनल्स में ही हार गई थी जिसके चलते यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है अकाने यामागुची ने जो कि जापान की है और सिल्वर मेडल जीता है ताई जू यिंग ने। तो इस टूर्नामेंट के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन इस बार स्पेन के हुएल्वा में किया गया है। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है सिंगापुर के लोह की न्यू ने और महिला एकल का खिताब जीता है जापान की अकाने यामागुची ने। और क्योंकि यहाँ पर भारतीयों ने भी जीता है तो देखिए पुरुष एकल के अंदर रजत पदक जीता है किदम्बी श्रीकांत ने और कांस्य पदक जीता है लक्ष्य सेन ने। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने पहली बार सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना में प्रवेश किया है? तो सूर्य का जो बाहरी एटमॉस्फेयर है उसको बोला जाता है किरीट या फिर कोरोना। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और इसमें प्रवेश करने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान बना है ये है पार्कर सोलर प्रोब। आपको पता होगा पार्कर सोलर प्रोब जो है
इसको साल 2018 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो सूरज के ऊपर सोलर विंड्स होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए और सूर्य के इस बाहरी आवरण का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था साल 2018 में। तो हाल ही में इसी ने पहली बार सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसको कोरोना बोला जाता है, इसमें प्रवेश किया है। 18 से लेकर के 20 दिसंबर तक तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई? तो मध्य एशिया के जो देश हैं, जो मध्य एशिया में आप जानते हैं 5 कंट्रीज हैं, एक तो है तुर्कमेनिस्तान, फिर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं, इनके साथ में भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए जो भारत मध्य एशिया वार्ता होती है, हाल ही में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो ये तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो यहाँ पर शामिल होने के लिए इन कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए थे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के साथ में बैठक की, साथ ही में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। तो क्योंकि इसमें सभी कंट्रीज के विदेश मंत्री शामिल हुए थे, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के किस शहर के अंदर पुनर्निर्मित रमणाकाली मंदिर का उद्घाटन किया? तो साल 1971 के अंदर जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में स्थित रमणाकाली मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और उसी को अब फिर से निर्माण किया गया है और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर 16 दिसंबर को विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि बांग्लादेश के कौन से शहर में ये रमणाकाली मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढाका। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही रमणाकाली मंदिर है। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 से लेकर के 17 दिसंबर तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर होगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था 16 दिसंबर को और उसी समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहाँ की यात्रा की। इस विजिट के दौरान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनसे भी मुलाकात की और साथ ही में बांग्लादेश के जो इस समय राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद, उनसे भी मुलाकात की। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि राज्य के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर खेल नर्सरी योजना शुरू की जाएगी। तो इसके तहत बेसिकली राज्य के अंदर जो भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर खेल नर्सरी की स्थापना की जाएगी, ताकि बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एनटीपीसी लिमिटेड ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कौन से राज्य में की है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत की एक महारथन कंपनी है, इसने हाल ही में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश के अंदर। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पर विशाखापत्तनम के पास में सह्याद्री संयंत्र है एनटीपीसी लिमिटेड का, और यहीं पर एनटीपीसी लिमिटेड जो है इसने 25 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी बनाया है। तो आंध्र प्रदेश में अपने सह्याद्री संयंत्र में ही अब एनटीपीसी लिमिटेड ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का निर्माण है उसके लिए जो यहाँ पर पावर प्लांट स्थापित किया गया है उसी से एनर्जी ली जाएगी। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत के महान अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर, जिनको द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, इन्हीं के जीवन के ऊपर हाल ही में एक किताब लिखी गई है कि किस तरीके से ये काम करते थे। तो ये जो किताब है राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इस किताब को लिखा है राहुल रवेल ने। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही हाल ही में एक और बुक लॉन्च हुई है जिसके बारे में आपको बताना है। इस बुक का नाम है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इस किताब को किसने लिखा है? तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन के बारे में यह किताब लिखी गई है। इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस राज्य को पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर पारंपरिक तौर पर
बैलगाड़ियों की दौड़ यानी कि रेस करवाई जाती है, जिसको साल 2017 में बैन कर दिया गया था, लेकिन अब इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस समय भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है NV रमन्ना। हाल ही में ब्रिटेन के किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन के मशहूर फार्मूला 1 रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, जिनके बारे में आप जानते हैं इन्होंने पिछले साल जर्मनी के माइकल शूमाकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था और ये आज तक के इतिहास के सबसे महान फार्मूला 1 रेसर बन गए हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने सबसे ज्यादा फार्मूला 1 रेस जीती है। तो लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं, इनको मोटो रेसिंग में इनके योगदान को देखते हुए हाल ही में इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, यानी कि अब इनको सर की उपाधि मिल गई है। इनको अब सर लुइस हैमिल्टन बोला जाएगा। एक चीज और आपको बता दूं कि लुइस हैमिल्टन ने अब तक 7 बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है, यानी कि लुइस हैमिल्टन अब तक 7 बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस 2022 समारोह के लिए किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो साल 2022 में 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड होगी, उस समारोह में जिस कंट्री को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है, ये 5 देश हैं। ये पांचों के पांचों मध्य एशियाई देश हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 5 मध्य एशियाई देश हैं। एक तो है ताजिकिस्तान, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, फिर है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और फिर 5वां है उज्बेकिस्तान। तो इन सभी कंट्रीज के जो प्रतिनिधि हैं ये एक साथ 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल यहाँ पर यह है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई? और दूसरा सवाल यह है कि लखनऊ IPL टीम ने अपना मुख्य कोच किसको अपॉइंट किया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो भी हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 15 से लेकर के 21 दिसंबर यानी कि दिसंबर महीने के 3rd वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है, जिनमें मैंने 1 से लेकर 7 दिसंबर फिर 8 से लेकर 14 दिसंबर 2 वीडियोस के अंदर इससे पहले की सारी करंट अफेयर्स कराए हैं, उनको अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।